बहुत बहुत स्वागत है आज अपने फिर इस नए लेक्चर में। स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं एमएससी फर्स्ट ईयर का सिलेबस। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जो नए स्टूडेंट्स जुड़े हैं इस वीडियो की हेल्प से, हम उन्हें एक बार बता दें। स्टूडेंट्स, पुराने स्टूडेंट्स मिलके बता देते हैं एक बार। चलिए, नए स्टूडेंट्स को हम लोग पढ़ रहे हैं एमएससी फर्स्ट ईयर का सिलेबस, प्रीवियस ईयर का सिलेबस। ज्यादा आप लोगों का नहीं निकला है, आज शायद 9th लेक्चर है। ठीक है, जो प्रीवियस लेक्चर है उनके लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप लोग उनकी हेल्प से देख लीजिए, एक बार समझ लीजिए, क्योंकि देखो पुराना नहीं पढ़ोगे तो आने वाली नई चीजें मुश्किल ही समझ आएंगी। यदि आप लोग पुराना पढ़कर आए हो, कहीं से भी पढ़ा हो, तब तो ठीक है, लेकिन बिल्कुल डीप में अच्छे से पढ़ना चाहते हो जैसे हम लोग पढ़कर आ रहे हैं, तो स्टूडेंट्स प्लीज एक बार पढ़ लो, कभी नहीं भूलोगे यदि वो लेक्चर ले लिए तो। ठीक है, हम लोगों ने इतना अच्छे से पढ़ा है, चीजों को रटा है। मतलब सेकंड चीज, पेपर हमारा चल रहा है अलजेब्रा। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, यदि इस वीडियो पर आए हो तो दिख ही रहा है साफ साफ, एमएससी के स्टूडेंट हो कि अलजेब्रा का सब्जेक्ट है। लेकिन जिन्हें नहीं पता, बता देती हूँ, पेपर फर्स्ट अलजेब्रा हम लोग पढ़ रहे हैं। यूनिवर्सिटी अभी करंट में लेके चल रहे हैं, राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर में है। राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य यूनिवर्सिटी अलवर में है। वैसे इसका कैंपस जो बिल्डिंग बन रही है हल्दीना गांव में है ना, बन रही है अभी। VMOU वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा में है, और ब्रज यूनिवर्सिटी जो कि भरतपुर में है। इन यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग अभी हम लोग चल रहे हैं। किसी और यूनिवर्सिटी के आप लोग विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, बालक हैं, बालिका हैं, तो बताइए कमेंट बॉक्स में, हम लोग आपके अकॉर्डिंग भी पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स कमेंट बॉक्स में तो बताइए, तभी तो मालूम चलेगा। ठीक है, तो जो इसका फर्स्ट लेक्चर था ना, उसमें मैंने पूरा डिस्कस किया था अलजेब्रा में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्या सिलेबस में है आप लोगों के। तो वो लेक्चर ले लीजिए, आप लोगों का क्लियर हो जाएगा क्या इस सीरीज में हम लोग पढ़ रहे हैं और क्या पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स चलते हैं। आज हम लोगों ने जो लिया है टॉपिक, अलजेब्रा ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लिया है। देखो, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ते हुए हमें 8 लेक्चर निकल चुके हैं, है ना। 8 लेक्चर हम लोग निकाल चुके हैं, पढ़ते हुए काफी टाइम हो गया है। आज हम लोगों ने कुछ नया लिया है, अलजेब्रा ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। क्या मतलब है, क्या नहीं है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा सबसे पहले आपने, उसके बाद पढ़ा कर्नल, इमेज, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने पढ़ा थ्योरम कुछ हमने करी थी, उसके बाद रैंक, नल्टी और सिल्वेस्टर थ्योरम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद एक रिजल्ट है, पहले एक बार ये देख लो। उसके बाद आज हम ये टॉपिक अपना पढ़ेंगे, इस पे बेस्ड थ्योरम है, इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती है। होम V2V पर स्टूडेंट्स एग्जाम में एक ना एक थ्योरम तो पूछी ही जाती है। ठीक है, तो देखिए ये इससे रिलेटेड क्या है अभी समझाऊंगी मैं, टेंशन ना लो। उससे पहले एक बार ये रिजल्ट देख लो। लेट V be a finite dimensional vector space over a field F। F पर कोई हम लोगों ने वेक्टर स्पेस लिया, डायमेंशन फाइनाइट है, मान लो n है, जो भी मानिए, n ही मानते गलत है, तो मान लो डायमेंशन ऑफ V n है। ठीक है, एंड S be a its n is सब स्पेस, S कोई इसका सब स्पेस है, ठीक है जी, होगा। उसके बाद स्टूडेंट्स, यदि S V का सब स्पेस है तो जो V अपॉन S, जो V अपॉन S होगा वो होमोमॉर्फिक इमेज होती है V की। मतलब स्टूडेंट्स, यदि आप लोग यहाँ पर लेके चलोगे, जो इसका प्रूफ करते हैं, इस तरह से करते हैं, मैं प्रूफ नहीं करा रही हूँ, वैसे रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, यूज किया जाता है अक्सर, इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसको प्रूफ करेंगे इस तरह से कर लेना, जैसे T कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, अगर T कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तब V अपॉन S होमोमॉर्फिक इमेज है किसकी, V की, तो इसका मतलब होता है TV बराबर V अपॉन S। ठीक है, होमोमॉर्फिक इमेज का मतलब जो यहाँ पर कहा है, इसका मतलब ये है, यानी कि S कोई सबस्पेस है यदि V का, तो TV बराबर होगा V अपॉन S, एंड डायमेंशन ऑफ V अपॉन S इज इक्वल टू, आप लोग लिख सकते हैं डायमेंशन ऑफ V माइनस डायमेंशन ऑफ S। ठीक है, यहाँ पर स्टूडेंट्स होमोमॉर्फिक इमेज वाले में एक चीज याद रखना, मैंने आगे लिखा है होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ V विद कर्नल S, यानी कि जो नीचे वाला होता है वो कर्नल होता है, ये नीचे वाला हम कर्नल है। अब ये तो समझ गए ना, ये तो आप लोगों को पता ही है, कर्नल सबस्पेस होता है V का, ये तो हम लोग प्रूफ भी कर आए हैं।
और इमेज ऑफ टी किसका सब स्पेस होता है, वी डैश का, और कर्नल किसका सब स्पेस होता है, वी का। ठीक है, ये तो हम लोग प्रूफ भी कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये चीज याद रखना स्टूडेंट्स, ये रिजल्ट बहुत यूज किया जाता है, बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। नीचे वाला बस यहाँ पर ये ध्यान रखा जाता है कि कर्नल होता है। ठीक, ये रिजल्ट है, इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा, बस मुझे यही बताना था इसमें। आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, अलजेब्रा ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। आप सभी को पता है, जैसा कि हम लोग पढ़कर आए हैं, यदि v और v डैश कोई यदि v और v डैश कोई वेक्टर स्पेस है, फील्ड f पे डिफाइन है दोनों, ठीक है, कोई वेक्टर स्पेस है, तब एक आप लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन करते हैं t v से v डैश में। ठीक है, यदि स्टूडेंट्स ध्यान से सुनिएगा, यदि t 1 1 नहीं है, t इज नॉट 1 1, मैं लिख देती हूँ पूरा ही, इफ t इज नॉट 1 1, यदि t 1 1 नहीं है तो ध्यान से सुनना, t को आप कहते हो सिंगुलर, देन t इज सेड टू बी अ सिंगुलर। और इसका उल्टा हो जाए, यानी कि इफ t इज 1 1, तो आप कहते हो t को नॉन सिंगुलर। ठीक है, ये स्टूडेंट्स याद रखना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है हमेशा। यदि 1 1 नहीं है तो सिंगुलर है, और 1 1 है तो नॉन सिंगुलर। अच्छा जी, दो चीज हुई। तीसरी चीज ध्यान से सुनिएगा फिर दोबारा से, क्या कहा मैंने, t 1 1 है, t एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है और t 1 1 है, मतलब मेरे दिमाग में क्या आ रहा है, t क्या है, मोनोमॉर्फिज्म। अब ये चीज आप लोगों के बिल्कुल दिमाग में क्लिक कर गई होगी, यदि पुराने लेक्चर्स लिए हैं तो। यदि नहीं लिए तो हो सकता है दिक्कत आए। चलो कोई नहीं, एक बार मैं लास्ट टाइम बता देती हूँ, फिर बता देती हूँ स्टूडेंट्स, क्योंकि मैं चाहती हूँ आप लोगों को क्लियर हुए, कोई कंफ्यूजन ना रह जाए कि लेक्चर लेने के बाद बिल्कुल ऐसा झक्का सब कुछ समझ आ गया, ऐसा नहीं हो यार, ये समझ नहीं आई क्या से क्या कर दिया। ठीक है, चलिए, मोनोमॉर्फिज्म का मतलब होता है, बीएससी में पढ़ा था, होमोमॉर्फिज्म हो और 1 1 हो, यही दो चीज पढ़ते हैं हम लोग। हाँ जी, बिल्कुल यही दो चीज पढ़ते हैं, लेकिन मैंने आप लोगों को समझाया कि यदि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो होमोमॉर्फिज्म के बारे में नहीं सोचना है, सिर्फ सोचना है हमें 1 1 के बारे में। ठीक, तो यहाँ पर 1 1 है, इसलिए मैंने कह दिया टी मोनोमॉर्फिज्म। समझ आया? अब देखो, आप लोगों ने एक थ्योरम पढ़ी थी, यदि टी मोनोमॉर्फिज्म है, इफ एंड ओनली इफ का केस था वो एक्चुअली, यदि टी मोनोमॉर्फिज्म है तो कर्नल ऑफ टी क्या होगा, 0। ठीक है, टी मोनोमॉर्फिज्म है तो कर्नल ऑफ टी 0 होगा, यदि कर्नल ऑफ टी 0 है तो टी मोनोमॉर्फिज्म होगा। ठीक है, ये अपन लोगों ने रिजल्ट पढ़ा था, लेकिन अपने आज सिर्फ ये वाला केस समझ आ रहा है, यूज आ रहा है, सिर्फ यही एरो लगा लेते हैं। यदि t 1 1 है मतलब t मोनोमॉर्फिज्म है, और मोनोमॉर्फिज्म का मतलब कर्नल ऑफ t 0 है, यानी कि मेरे चौथी चीज क्या समझ आई, कर्नल ऑफ t 0 है, यदि if kernel of t 0 then t is non singular। समझ आया? एक तो यहां से रामायण यहां तक पहुंची, और एक ये वाली, कर्नल t यदि 0 कह दे तो भी t नॉन सिंगुलर होता है। यहां से 1 1 से ये कर्नल t कैसे आया, तो बीच की कड़ी ये रही, इसके माध्यम से, इसकी हेल्प से यहां तक आया। समझ आया? ये दो चीज माइंड में रखना इंपॉर्टेंट है, ये चीज इसलिए मैं बता रही हूँ, नहीं तो सीधे थ्योरम भी करा सकती थी स्टूडेंट्स, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये चीजें जरूरी है, आप लोगों को पता होना चाहिए, सिर्फ इसलिए बता रही हूँ। ठीक है, वैसे ही लेक्चर लेंथी होने वाला है क्योंकि थ्योरम का प्रूफ लेंथी है, लेकिन फिर भी बता देना तो प्लीज सुन लीजिए। आगे चलिए, इसके बाद स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को बताती हूँ, वही यदि टी कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है बी से विदेश में, तो स्टूडेंट जितने भी आप लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन कर रहे हो कहीं ना कहीं बिलोंग भी तो करें, तो हम लोग एक सेट बनाते हैं HOM V2 V'। क्या मतलब है इसका, ये सेट है, एक सेट ऑफ ऑल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, सेट ऑफ ऑल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन
फ्रॉम वी टू वी डैश। वी से वी डैश में आप लोग जितने भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन करेंगे सारे के सारे कहाँ बिलोंग करेंगे, इसमें फ्रॉम वी टू वी डैश में, ठीक है। थर्ड चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, HOM वी टू वी भी लिख सकते हैं बिल्कुल, मतलब जितने भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वी से वी में ही डिफाइन है वो सब इसमें बिलोंग करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, मैं आप लोगों को यहाँ पर एक चीज ये बताना चाह रही हूँ, होम वी टू वी जो ये है सेमी ग्रुप होता है। इसका प्रूफ स्टूडेंट्स आप लोग खुद करिए, आप लोगों को अच्छे से पता है सेमी ग्रुप क्या होता है, इसका प्रूफ हम लोग नहीं करने वाले हैं, ठीक है। होम वी टू वी सेमी ग्रुप भी होता है और एक और होता है, पहले इतना नोट करो फिर बताती हूँ, पहले इतना नोट करो फिर बताती हूँ, क्योंकि यहाँ पर कुछ समझ नहीं आने वाला, खिचड़ी पक जाएगी। किया स्टूडेंट्स आप लोगों ने नोट? तो देखिए होम वी टू वी सेमी ग्रुप होता है और सेकंड होता है रिंग विद यूनिटी। ये प्रूफ आप आराम से कर सकते हैं, खुद डेफिनेशन आप लोगों ने मालूम है, प्लीज आप लोग कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि अपने सिलेबस का है नहीं, इसे मैं आप लोगों को अपनी प्रैक्टिस के लिए, आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए बता रही हूँ। प्रूफ करना आप लोग चाहें तो करके देख सकते हैं, ठीक। यहाँ तक समझने के बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट चीज आती है जो मैं आप लोगों को साथ शेयर करना चाहती हूँ, रफ कर दें, लिख चुके हैं आप लोग, देखिए ध्यान से देखना। होम वी टू वी क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का सेट है जो कि वी से वी में डिफाइन है। तो मैंने मान लिया T1 और T2 कोई दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है जो कि HOM वी टू वी में है, मतलब T1 कहाँ डिफाइन है, V से V में, और T2 भी कहाँ डिफाइन है, V से V में। तो स्टूडेंट जो इनका कंपोजिट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा, कंपोजिट फंक्शन आप लोग पढ़कर आए हो ना, कंपोजिट फंक्शन क्या होते हैं, जैसे कि एफ और जी कंपोजिट फंक्शन आप लोग ले रहे होगा तो क्या लिखते हो, एफ और जी एफ जी लिखते थे ना, वही है, बस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी एक तरह से फंक्शन ही तो है, इसलिए। तो T1 T2 किस तरह से आप लोगों का डिफाइन होगा, देखिए T1 T2 मान लो कोई फील्ड के एलिमेंट, चलो आप ले लेते हैं अल्फा यू प्लस बीटा वाई, ठीक है, बीटा वी ले लीजिए, यू वी दोनों सेम सेम अच्छे लगेंगे, है ना। तो देखिए कैसे अप्लाई होगा, T1 बाहर, पहले T2 अप्लाई होगा, T2 अप्लाई हो जाएगा अंदर अल्फा यू प्लस बीटा वी, ठीक है। चलिए अप्लाई करिए, अल्फा बाहर आ जाएगा, T2 यू प्लस बीटा स्केलर है बाहर आ जाएगा, T2 अप्लाई हो जाएगा वी पे। ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स, मैं यहाँ क्या समझाना चाह रही हूँ, ये तो इजी आप लोग कर देंगे। फिर वही T1 क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, अल्फा को बाहर फेंक देगा, स्केलर है T1 T2 T2 U, इसी तरह से प्लस बीटा बाहर चल जाएगा T1 T2 V, ठीक है। तो आप लोगों ने यहाँ पर देख लिया, ये भी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है T1 T2। मैं यहाँ पर क्या कहना चाह रही हूँ, यदि T1 T2 होम V2 V में, मतलब ये दोनों लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो इनका जो कंपोजिट होगा, कंपोजिट ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी क्या, कंपोजिट ऑफ टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है, यानी कि ये भी इसी में बिलोंग करेगा, समझ आया। अगर मैं यहाँ V से V डैश ले लूं तो क्या ये बात सत्य है, असत्य है, सही है, गलत है, मुझे बताइए। ये समझ आया लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन से, कि स्केलर बाहर आ जाते हैं और फंक्शन अप्लाई हो जाता है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई हो जाता है अंदर वेक्टर पे, ठीक। तो इसका मतलब यहां से अपना ये तो समझ आ गया, T1 T2 भी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ठीक है, और ये कहाँ बिलोंग करेगा, HOM V2 V में। स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को यहाँ पर लग रहा होगा कि क्या फालतू का चीज है, ये इंपॉर्टेंट है, दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का कंपोजिट भी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ठीक। अब मुझे बताओ, एक बार ये नोट करो, चलो कर लिया होगा। अब मुझे बताओ क्या मैं ये यहाँ V से V डैश के लिए ये बात कह सकती हूँ क्या, नहीं। ध्यान से देखना, V से V डैश, ठीक। T1 तुम अप्लाई, T1 T2 अप्लाई करोगे तो T1 बाहर, T2 अप्लाई हो जाएगा, T2 अप्लाई हो जाएगा V से V डैश में, ध्यान से सुनना, T2 अप्लाई करो इस पे भैया, तो क्या आ जाएगा T2 U और वही बीटा बाहर T2 V, ठीक। अब अपन क्या करेंगे, T1 अप्लाई करेंगे, T1 किस पे अप्लाई होगा, V के वेक्टर पे, V के वेक्टर पे तो अप्लाई हो रहा है,
T2U आएगा कहाँ, T2U, U कहाँ का है, V का, तो T2U कहाँ है, V डैश में। जो ये यहाँ पर तुम लिख रहे हो ना T2U, ये V डैश में है। भैया T1 अप्लाई होता है V के वेक्टर पे, ना कि V डैश के वेक्टर पे। तो जब ये V डैश में है तो मैं T1 यहाँ कैसे अप्लाई कर सकती हूँ, नहीं कर सकती ना। समझ आया क्या कंट्राडिक्शन आ रही है। तो स्टूडेंट्स अपन यहाँ पर V2 V डैश के लिए ये बात नहीं कह सकते। नोट कर लीजिए, जो भी करना है ये चीज लिख लीजिए माइंड में, अपने कॉपी में जहां लिखना है, ठीक है। चलिए अब रफ कर दें स्टूडेंट्स। आगे का देखो, ये रामायण होने के बाद एक और इम्पोर्टेंट चीज है, वो क्या, ये नोट कर लेना, कहीं भी बुक में नहीं दे रखी है इस तरह से, V2 V डैश वाली प्लीज नोट कर लीजिए। अब देखिए मैं आप लोगों से कह रही हूँ HOM V2 V डैश की बात कर रही हूँ। इसमें कोई दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है T1 और T2, ठीक है, इसके अंदर है। मतलब T1 अप्लाई हो रहा है V से B डैश में, T2 अप्लाई हो रहा है V से बैक डैश में, तब T1 प्लस T2 भी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है V से B डैश में। मतलब T1 प्लस T2 इसमें बिलोंग करता है, और यानी कि एडिशन भी और मल्टीप्लीकेशन, यानी कि तुम यदि किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर देते हो, अल्फा T1 ले लो या फिर अल्फा T2 ले लो, ये भी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ठीक है। एडिशन भी और मल्टीप्लिकेशन भी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है। यहाँ V से V डैश की बात, तो जब V से V डैश की बात कर रही जब तो आप आसानी से ये वाली सेम बात इसके लिए कह सकते हो, V2 V के लिए, क्योंकि V डैश के लिए मेरा मन में कुछ भी लिखूं। लेकिन भैया यहाँ पर जो अभी मैंने आप लोगों को वहां समझाया, V2 V के लिए यदि बात है तो आप लोग ये नहीं कह सकते, बिल्कुल नहीं कह सकते कि वो बात V2 V डैश के लिए भी हुई, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों सेम है और यहाँ ये अलग हो गए। अलग अलग को आप सेम कर सकते हो, लेकिन यहां से यहां नहीं जा सकते, ठीक है। फ्रेंड्स ये प्रूफ भी देखो बहुत इजी है, आप लोग आराम से कर सकते हो, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वाला कुछ भी नहीं है स्टूडेंट्स, आप लोग आराम से कर लीजिए। T1 प्लस T2 को लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूफ करना है तो कैसे करते हैं भाई, कोई स्केलर पहुंचा दीजिए यहाँ पर अल्फा यू प्लस बीटा वाई, चलो कर ही लेते हैं। फिर आप लोगों को कहीं दिक्कत है कोई नहीं, टाइम लगेगा, हल्का सा देख लीजिए। T1 प्लस T2 कैसा अप्लाई होगा अल्फा यू प्लस बीटा वाई पे, T1 प्लस T2, पहले अल्फा यू पे अप्लाई कर लेते हैं, प्लस T1 प्लस T2 अल्फा यू प्लस बीटा वाई पे। अगर ऐसे समझ नहीं आ रहा तो ऐसे भी कर सकते हो, T1 अप्लाई कर दो इस पूरे पे, अल्फा यू प्लस बीटा वाई प्लस T2 अप्लाई कर दो इस पूरे पे। जैसा आप लोगों को समझ आए वैसा कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। वही T1 अप्लाई होगा, अल्फा बाहर T1U प्लस बीटा बाहर T1, अच्छा ये y ले लिया अपन, ऐसे v ले लेते, चलो कोई नहीं। यहाँ पर इसी तरह से अल्फा बाहर T2U प्लस बीटा बाहर T2y। अब देखो पहले वाले तरीके से इसलिए कर दी, अल्फा अल्फा साथ आ जाते, क्योंकि हमें यही तो प्रूफ करना है ना, यहाँ पर स्केलर को बाहर फेंकना है और इनको एक साथ लिखना है। चलो कोई बात नहीं, अब देखो अल्फा एक साथ लिख लो, ये क्या आ जाएगा T1U प्लस यहाँ से T2U, ठीक है। इसी तरह से बीटा बाहर लिख लिया, यहाँ से T1Y प्लस यहाँ से क्या जाएगा T2Y। अब ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है ना T1 T2, तो इनको अपन एक साथ लिख सकते हैं, अल्फा बाहर T1 प्लस T2 और ये U बाहर, ठीक। बीटा इसी तरह से इसको लिख लो, T1 प्लस T2 और ये Y बाहर। अब देखना जरा, स्केलर बाहर आ जाता है और ये अप्लाई हो जाता है अंदर, स्केलर बाहर आ जाता है और ये अप्लाई हो जाता है अंदर। यदि ऐसा हो जाता है तो हम क्या कह देते हैं इसको, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन।
समझ आया? इसी तरह से आप इसको कर लीजिए, बहुत इजी है। चलिए नोट करें स्टूडेंट्स, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट थी, एचओ एंड वी टू वी डैश समझाना, तो आप लोग इसे नोट करिए। आगे हम देखते हैं अपनी थ्योरम जो इम्पोर्टेंट है, राजस्थान यूनिवर्सिटी में तो पूछी भी गई है वो थ्योरम, किस तरह से है किस तरह से नहीं, आप लोग देखिए आगे। यहाँ तक क्लियर हुआ? यदि नहीं हुआ तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। चलिए नोट करिए। देखिए थ्योरम का स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स, पहली बात ये 2015 में राजस्थान यूनिवर्सिटी में पूछी गई है, ठीक है। अब देखिए स्टेटमेंट क्या कहता है, वी और वी डैश कोई दो फाइनाइट डायमेंशन के वेक्टर स्पेस है, ठीक है, डायमेंशन फाइनाइट है, ओवर अ सेम फील्ड एफ, दोनों एक ही फील्ड पे डिफाइन है एफ पे, तब देन द वेक्टर स्पेस होम वी टू वी डैश। पहली बात मैं आप लोगों को यहाँ पर समझा दूं, आप लोग कहेंगे होम वी टू वी डैश, मैंने तो कहा था सेमी ग्रुप और रिंग विद यूनिटी होता है, ये वेक्टर स्पेस कैसे हो गया? तो स्टूडेंट्स होम वी टू वी एक वेक्टर स्पेस भी होता है, मैंने आप लोगों को इसका प्रूफ नहीं बताया क्योंकि ये एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, क्योंकि वेक्टर स्पेस प्रूफ कराना आपके सिलेबस में नहीं है, बीएससी में था ये, ठीक है। अब वो मानता है पेपर बनाने वाला एग्जाम कि आप लोगों को यहाँ पता है ये चीजें, वेक्टर स्पेस है, छोटी चीजें हैं बीएससी की, आप लोगों को आती है मान के चलता है, इसलिए एग्जाम में नहीं पूछता है, ठीक है। इसलिए मैंने आपको इसका प्रूफ नहीं कराया कि इसको कैसे प्रूफ कर सकते हैं, ये वेक्टर स्पेस है, ठीक है। वैसे मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है, प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हम अभी अटेम्प्ट कर रहे हैं, अभी थ्योरम्स वो वाली कर रहे हैं जो पूछी गई है एग्जाम में, क्योंकि इतना टाइम हमारे पास अभी नहीं है, मई में या फिर अप्रैल में एग्जाम होंगे, मार्च स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। अप्रैल में तो कम ही चांसेस होंगे, अभी तो फॉर्म भी फिल नहीं हुए हैं, तो मई में एग्जाम होंगे, अभी इतना टाइम नहीं है हमारे पास कि हम सब चीजें कर सकें, इसलिए हम इम्पोर्टेंट चीजें कर रहे हैं कि एग्जाम में बस नंबर आ सके, जितना एमएससी में पढ़ना चाहिए मार्च में उतना पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। पढ़ने का आप लोग पूरा पढ़े स्टूडेंट्स, एक साल मिलता है आप लोगों को, बट अभी हमारे पास एक साल नहीं है, 2 महीने है, ठीक है। तो देखिए थ्योरम कह रही है जब वेक्टर स्पेस होम वी टू वी है ऑफ ऑल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वी टू वी डैश, ये भी एक फाइनाइट डायमेंशन का होगा। यदि v और v डैश की डायमेंशन फाइनाइट है तो भैया ये भी फाइनाइट डायमेंशन का होगा, ये हमारी थ्योरम बताती है, ठीक है। और डायमेंशन होम v टू v डैश क्या होगी, डायमेंशन होम v टू v डैश डायमेंशन ऑफ v मल्टीप्लाई डायमेंशन ऑफ v डैश के ही इक्वल हो। ये दो प्रूफ हम लोगों ने करने हैं, बहुत इजी है, लेंथी है मैं मानती हूँ, बट इजी है, टाइम नहीं लगेगा करने में, हम लोग फास्टली करने की कोशिश करेंगे, पहले ही शायद 20-25 मिनट का लेक्चर हो चुका है, ठीक है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं अपन लोग। मैं ऐसा करती हूँ पहले लिख देती हूँ, क्योंकि फिर इस तरह से बहुत टाइम लगता है साथ साथ लिखने में, है ना, और ज्यादा लेंथी हो जाएगा लेक्चर। मैं लिखती हूँ फिर आप लोगों को समझाती हूँ, आप लोग नोट कीजिएगा और समझिएगा अच्छे से। देखिए हमें दिया था v और v डैश कोई फाइनल डायमेंशन के वेक्टर स्पेस है, तो हम लोगों ने मान लिया v m डायमेंशनल है और v डैश n डायमेंशनल है, मतलब v की डायमेंशन m है और v डैश की n है, ठीक है। दो वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड f। तब हम लोगों ने माना आगे कि जब ये v m डायमेंशनल की वेक्टर स्पेस है, इसका मतलब जो v की बेसिस होगी उसमें m एलिमेंट होंगे, तो मैंने b एक बेसिस मानी है v की, कितने एलिमेंट होंगे m, तो b1 b2 bm, टोटल m एलिमेंट होगा, एक बेसिस मान ली v की, और v डैश में कितना डायमेंशन माने तुमने m, मतलब इसकी बेसिस में n एलिमेंट होंगे, तो b डैश बराबर b1 डैश b2 डैश bn डैश, एक बेसिस मान ली v डैश की, ठीक है। उसके बाद लेट एनी वेक्टर v बिलोंग्स टू कैपिटल V, मैंने छोटा वाला v कोई माना वेक्टर होगा कैपिटल V में, तब आप इस v को इस तरह से लिख सकते हैं, किस तरह से, v बराबर λ1 b1, समझ आ रहा है कैसे लिखा? आप लोगों ने ये बेसिस माना है ना, और बेसिस का मतलब मैंने क्या समझा रखा है कितनी बार की, बेसिस का मतलब एल और स्पानिंग, मतलब ये v के किसी एलिमेंट को स्पान कर सकते हैं, मतलब v के किसी एलिमेंट को आप इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, यही तो मतलब मैंने समझा रखा है स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर्स में कितनी बार अपन ने समझाया, इसीलिए मैंने कहा कि जब कोई वेक्टर v इसमें माना है तब उसको आप इस तरह से लिख सकते हो, v बराबर λ1 b1 λ2 b2
प्लस डैश डैश लैम्डा एम बी एम, जहां पर ये क्या है स्केलर, फॉर सम स्केलर लैम्डा वन लैम्डा टू लैम्डा एम बिलोंग्स टू एफ के लिए। ठीक है, ये सारी पुरानी चीजें हम लोग अच्छे से पहले पढ़ चुके हैं। अब हमने एक मैपिंग डिफाइन करी टी आई जे वी से वी डैश में, किस तरह से, तो देखो टी आई जे अप्लाई करा वी के किसी एलिमेंट पे, वी में मैंने भी ये ले रखा है, इसी को लिख दिया, टी आई जे वी का वैल्यू पुट करा समीशन की फॉर्म में, समीशन आई बराबर 1 टू एम, एम तक जा रहा है, लैम्डा है बी आर। ठीक है, कैसे डिफाइन करा है मैंने, ये माना है, डिफाइन करा है स्टूडेंट्स, किस तरह से, लैम्डा है बाहर आ जाता है और टी आई जे बी आई पे लगता है, तो आई से आई हट गया, ऐसे याद रख लो, और जे आ जाता है और डैश आ जाता है, बीजे डैश, ये मैंने माना है, डिफाइन करा है, ये कोई प्रूफ नहीं है यहां से यहां कैसे आ गया, मैंने माना है खुद में। ठीक, जहां पर ये v का है कैपिटल V में। ठीक है भैया, अब मैंने दो वेक्टर माने u और v, किस तरह से, वही i बराबर 1 टू m लैम्डा सॉरी अल्फा है बी आई, ये कहा कैपिटल V में माना है, यहाँ पर स्केलर कौन से है, लैम्डा वन लैम्डा टू वाले, तो ये अल्फा बिलोंग्स टू एफ, सॉरी लैम्डा नहीं अल्फा, सॉरी स्टूडेंट्स। इसी तरह से v एक एलिमेंट माना, कहा i 1 टू m जाएगा, बीटा i बी आई, 1 टू m ही क्यों जाएगा, क्योंकि भैया v के लिए m तक ही लेने एलिमेंट। ठीक है, और यहाँ पर बीटा i कोई स्केलर है f में, दो एलिमेंट मैंने माने v में u और v, और दो स्केलर लैम्डा और म्यू माने हैं कैपिटल f फील्ड में। ठीक है, मैं यहाँ प्रूफ करना चाह रही हूँ कि टी आई जी पहली बात तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ये तुमने एक मैपिंग डिफाइन करी है ना टी आई जी वी से वी डैश में, मैं इसको प्रूफ करना चाह रही हूँ, ये हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है ये। तो देखो प्रूफ कैसे करेंगे, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इजी है, स्केलर उठाए और वेक्टर उठाए मल्टीप्लाई करो, लैम्डा को यू से हो गया और ये म्यू वी से हो गया। अब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कुछ भी नहीं, इसको बाहर फेंक देना है स्केलर को, और जो टी आई जे है अंदर वेक्टर पे अप्लाई हो जाए। यदि ऐसा प्रूफ कर देते हो तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूफ हो जाएगा। तो देखिए टी आई जे लैम्डा और ये म्यू तो एज इट इज लिखे हुए हैं बेचारे, यू और वी की वैल्यू पुट कर दी हम लोगों ने। ठीक है, यहाँ आई बराबर 1 टू m है, आगे देखो टी आई जे आई बराबर 1 टू m, ये m है, गलती से m लिख दिया है। ठीक है, आई बराबर 1 टू m, अब देखो बी आई दोनों में है ना, तो मैंने बाहर रख लिया और ये लैम्डा को अंदर भेज दिया समेशन के, म्यू को भी, कोई फर्क तो पड़ा नहीं है इससे बिल्कुल, क्योंकि लैम्डा पे तो कहीं कोई आई से मतलब नहीं है, समेशन अप्लाई हो रहा है अंदर वालों पे तो हो जाएगा, इन पे कहाँ दिक्कत है। ठीक है, आगे देखो यहाँ पर यदि मैं इसका यूज करूं तो कैसे भैया, अभी समझाया था, एक तो लैम्डा आई, ये तो एज इट इज बाहर आ जाता है और अंदर वाले के पास जे आ जाता है विद डैश, एज इट इज अंदर वाले पे डैश आ जाएगा और जे आ जाएगा बीजे डैश, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर देखो अंदर मैंने क्या करा, लैम्डा को बाहर फेंक दिया और अल्फा है बीजे डैश को एक साथ लिख लिया, ऐसे यहाँ पर इनको एक साथ लिख लिया, म्यू को बाहर फेंक दिया, क्योंकि भैया मुझे प्रूफ ये करना है कि इनको बाहर फेंक देना है, बाहर फेंक दिया। अब ध्यान से देखो, जब ये लिख सकते हो तो इसके लिए क्या नहीं सोच पा रहे हो, एक बार बताओ मुझे, इस पे यू है ना, ये इस पे टी अप्लाई करो, आप अगर नोट करिए मैं आप लोगों को बताती हूँ, चलिए उम्मीद है नोट कर लिया है, मैं यहीं पर अप्लाई कर रही हूँ टी, टी यू क्या होगा, इस पे अंदर अप्लाई होगा, किस तरह से होता है, सॉरी टी आई जे कंप्लीटली लिख लेते हैं जिससे कि कंफ्यूजन ना हो, टी आई जे कैसे अप्लाई होता है, जो अंदर है ना वो तो एज इट इज रहता है, अंदर क्या है अल्फा है, ये तो एज इट इज रहता है। अच्छा जी, टी आई जे अप्लाई होता है अंदर वाले पे, तो टी आई जे अप्लाई होगा बी आई पे, क्या दे देगा बीजे डैश, बिल्कुल इसी से तो करा है स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या दिक्कत आ रही है आप लोगों को, देखो ना एक बार इसको, तो अल्फा है बीजे डैश, अल्फा है बीजे डैश टी आई जे यू, इसी तरह से इसको मैंने लिख लिया टी आई जे बी। अब बताओ कहीं कोई दिक्कत है, यहाँ देखना ये स्केलर तो बाहर फेंक दिए गए हैं और टी आई जे यू ये आ गया, म्यू बाहर टी आई जे वी, तो यहाँ पर आप लोगों का प्रूफ हो जाता है कि टी आई जे इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। जब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है मतलब
टी आई जे भैया बिलोंग कर गया HOM V2 V डैश में। समझ आया? इतना नोट करने के बाद स्टूडेंट्स मैं आगे का बताती हूँ, नोट जरूर करना अपनी कॉपी में, क्योंकि यहाँ से तो मैं रफ कर दूंगी, फिर दिक्कत आएगी समझने में। देखिए आगे का स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक अपन पहुंच गए थे कि टी आई जे जो है एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है V से V डैश में। इसका मतलब अपन ने यहाँ क्या प्रूफ करा था कि टी आई जे बिलोंग कर जाएगा भैया होम V2 V डैश में, क्योंकि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का सेट ही तो है और कुछ कोई ना है। ठीक है जी, टी आई जे इसमें आ गया। टी आई जे इसमें किस तरह से आया, अभी आप लोगों ने देखा था स्टूडेंट्स, जो टी आई जे अप्लाई हो रहा था, जैसे सबमिशन अल्फा आई जो भी था उसको तो छोड़ो, टी आई जे अच्छा खासा अप्लाई हो रहा था, जो अंदर बी आई लिखा था ना उस पे किस तरह से अप्लाई हो रहा था, आई से आई हट गया, जे आ गया और एक डैश आ गया। समझ रहे हो कैसे अप्लाई हो रहा था, इस तरह से। तो मैंने यही रामायण यहाँ पे लिख ली है कि टी आई जे इसमें कैसे बिलोंग कर रहा है, इस तरह से कर रहा है भैया। टी आई जे बी आर 0 आएगा यदि ये आई और आर बराबर नहीं है तब। ये आई और आई सेम है जब ही तो यहाँ पे जे बच रहा है। ठीक है, तो यानी कि टी आई जे बी आर जब ये और ये सेम नहीं है तो 0 हो जाएगा, और यदि ये आई और आर सेम है मतलब दोनों आई ही है तो क्या आ जाता है, बीजे डैश। क्लियर हुआ? अब इसे आप क्रॉनिकल डेल्टा की फॉर्म में भी लिख सकते हो। एमएससी बीएससी में आप लोग पढ़ के आए होगे फिजिक्स में, ठीक है। एमएससी में तो मुश्किल पढ़ा होगा भी आपने, आता है वैसे एमएससी में भी, लेकिन फर्स्ट ईयर में शायद नहीं पढ़ा आप लोगों ने। अभी स्टार्टिंग यदि करा है, यदि आप लोग आराम से स्टार्टिंग से पढ़ते हुए आ रहे हो जुलाई से, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा क्रॉनिकल डेल्टा के बारे में मैथ में भी। क्या होता है, क्रॉनिकल डेल्टा का वैल्यू 1 या 0 होता है कब, यदि डेल्टा आई आर, ये जो आई आर है लिख रहे हो ना, यदि ये बराबर है तो वैल्यू 1 हो जाती है, यदि दोनों अलग अलग है तो वैल्यू 0 हो जाती है। क्रॉनिकल डेल्टा इस तरह से डिफाइन होता है। ठीक है, तो आप लोग इसको इस तरह क्रॉनिकल डेल्टा की फॉर्म में भी लिख सकते हो, डेल्टा आई आर बीजे डैश। यदि आई और आर बराबर हो गए तो वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी, बीजे डैश ही, यानी कि ये आ जाएगा। ठीक है, और यदि आई और आर बराबर नहीं हुए तो इसका वैल्यू क्या हो जाता है, आई और आर जब बराबर नहीं होते तो 0, डेल्टा आई आर की वैल्यू 0 रखी तो ये टोटल 0 हो जाएगा। तो ये वैल्यू क्लियर हुई। यहाँ पर एक क्रॉनिकल डेल्टा एक 1 और 0 वैल्यू दे रहा है, स्केलर ही है तो अपने फील्ड एफ में है। ठीक, आगे देखिए। इसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग देखो ये सब रामायण कर क्यों रहे हैं, हमें डायमेंशन से रिलेटेड ही तो प्रूफ करना है ना। डायमेंशन मतलब बेसिस, बेसिस में जितने एलिमेंट हो उतनी डायमेंशन हो जाती है। तो भैया मुझे होम को क्या प्रूफ करना है, इसको HOM V2 V डैश को डायमेंशन फाइनाइट डायमेंशन है। ठीक है, और डायमेंशन इक्वल किसके है, डायमेंशन ऑफ V मल्टीप्लाई डायमेंशन ऑफ V डैश। तो स्टूडेंट्स आप लोगों को पता है डायमेंशन ऑफ V कितना था, m, और डायमेंशन ऑफ V डैश कितना था, n, यानी कि होम V2 V डैश में कितने डायमेंशन होनी चाहिए, m n। ठीक है, n क्रॉस n m n, मतलब कि इसकी बेसिस में कितने एलिमेंट होने चाहिए, m n। क्लियर हुआ? देखो मैंने यहाँ पर इसी तरह से एक बेसिस क्रिएट करी है, आप लोग ऐसे ही समझ के चलो। ठीक है, क्लियर करते चलो, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। मैंने यही कहा, अब हम शो करेंगे जो ये BH बेसिस बनाई है मैंने एक, ये क्या है, होम V2 V डैश की एक बेसिस है। ठीक है, किस तरह से बनाई है मैंने यही प्रूफ करेंगे अभी हम। BH हमने बनाया, इसमें TIJ आएंगे, बिल्कुल होम V2 V डैश से आएंगे TIJ, बेसिस में स्पेस में से जो भी वेक्टर स्पेस है इसमें से आते हैं एलिमेंट, तो वेक्टर भैया इसमें से आएंगे TIJ, जिनके लिए I का वैल्यू 1 to m तक है, J का वैल्यू 1 to n, ये आप लोगों ने स्टार्टिंग में ही माने थे। ठीक है, तो टोटल एलिमेंट कितने हो जाएंगे, mn, टोटल एलिमेंट कितने हो जाएंगे, mn। समझ आया ना? अरे आप ऐसे सोचो ना, J की वैल्यू एक बार 1 रख लो और I की वैल्यू चेंज करते रहो, इसी तरह से करेंगे तो टोटल एलिमेंट आ जाएंगे mn, डायमेंशन mn आ गई तो अपना काम हो ही जाएगा, यही प्रूव करना है। तो मैंने टोटल इसमें mn एलिमेंट आने देखो लिख भी दिया है कि द सेट ऑफ दीज mn लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, टोटल इसमें कितने हैं mn लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज द बेसिस ऑफ होम V2 V डैश। मैं इसको बेसिस प्रूफ करूंगी तो अपना काम खत्म।
लेक्चर पूरा यदि बेसिस प्रूफ कर दिया तो। बेसिस का मतलब दो ही चीज दिमाग में, स्पैनिंग और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। सबसे पहले मैं प्रूफ करूंगी, फर्स्ट वी शैल शो दैट कि बीएच क्या है, लीनियर इंडिपेंडेंट है। ठीक है, बेसिस का मतलब दो ही चीज माइंड में आनी चाहिए, लीनियरली इंडिपेंडेंट और स्पैनिंग से। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट सबसे पहले प्रूफ करते हैं। कैसे प्रूफ करते हैं, आप लोग अच्छे से पढ़ कर आए हो, अब हम इसे डिस्कस नहीं करेंगे स्टूडेंट्स। लीनियरली इंडिपेंडेंट वाला सीधा सा मतलब हमारे दिमाग में रहता है स्केलर जीरो। लीनियरली डिपेंडेंट में नॉट ऑल जीरो होगा ना, एक स्केलर ऐसा जरूर मिलेगा जो जीरो नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए हमने माना अल्फा आई जे स्केलर ही है, फील्ड एफ में आई वेरी कर रहा है 1 to m, j 1 to n। ठीक है, मैंने देखो किस तरह से माना है, समीशन i 1 to m समीशन j 1 to m। मैंने समीशन की फॉर्म में लिख रहा है, आप ज्यादातर इस तरह से लिखते आए होंगे, अल्फा 1 b1 प्लस अल्फा 2 b2 ऐसे अल्फा एन बी एन। मैंने कुछ भी नहीं, इनको समीशन की फॉर्म में लिख लिया, i बराबर 1 to m अल्फा आई बी आई, बस ऐसे लिख लिया, मैंने कुछ भी नहीं करा। और दो है समीशन आई और जे के लिए, तो दो लगा दी। इस ओपन करके नहीं लिखा क्योंकि ज्यादा लंबी टर्म हो जाएगी, आई और जे दोनों है। ठीक है, अल्फा आई जे टी आई जे, टी आई जे तो है ना वेक्टर, अब तो वेक्टर से कंफ्यूज मत होना, जैसे b1 b2 लेते हैं, ऐसे आपके पास टी आई जे है। और ये किसके इक्वल है, अब देखो ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है ना, यहाँ पर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है मतलब कोई ना कोई मैपिंग है। तो यहाँ पर जो मैंने जीरो लिखा है ना, जीरो कैप लिखा है, ये जीरो मैपिंग है, मतलब जीरो से ही है, जैसे आप लोग लिखते थे ना, वही अल्फा 1 b1 अल्फा 2 b2 अल्फा एन बी एन बराबर जीरो। तो ये b1 b2 bn वेक्टर रहते थे, है ये भी वेक्टर ही स्टूडेंट्स, वेक्टर स्पेस में है, लेकिन ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है ना, यानी कि मैपिंग है, इसलिए मैंने यहाँ पर सिंपल जीरो की जगह जीरो मैप लिखा है। ठीक है, जीरो कैप से शो कर दिया इसे, जिससे कि इससे थोड़ा अलग लगे। ठीक है, लीनियर इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, यदि ये जीरो है टोटल, तो ये जो स्केलर है अल्फा 1 अल्फा 2 सारे के सारे अल्फा एन बी क्या हो गए, जीरो। अब देखो यही प्रूफ करूंगी मैं, यहाँ पर जो स्केलर है अल्फा ये सारे के सारे जीरो है। कैसे करूंगी देखिए, ये एज इट इज लिखा अल्फा आई जे एज इट इज, दोनों तरफ बी आर अप्लाई कर दिया। देखो यहाँ पे भी लिख दिया मैंने एक्स्ट्रा, समझ लो एक बार, दोनों तरफ बी आर अप्लाई करा है, ब्रैकेट लगा के दोनों तरफ बी आर अप्लाई करा है। तो जीरो मैप किसी पे भी अप्लाई करा लो, स्टार्टिंग में बताया था वैल्यू जीरो ही आती है, तो ये वैल्यू तो जीरो आ गई। और यहाँ पर स्केलर तो एज इट इज बाहर आ जाएंगे, समीशन सहित टी आई जे अप्लाई हो जाएगा वेक्टर पे, यानी कि बी आर पे। ठीक है, अल्फा आई जे एज इट इज, टी आई जे बी आर की वैल्यू यहां से उठा के रख दी डेल्टा आई आर बी जे डैश। अब देखो यदि डेल्टा आई आर की वैल्यू मैं जीरो लिखूं तो भैया ये सब कुछ जीरो हो जाएगा, तो फिर तो अपनी पूरा खल्लास रामायण खत्म। तो हम जीरो वाला केस तो लेके नहीं चल रहे, हमें लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूफ करना है, खल्लास नहीं करना है, थ्योरम खत्म नहीं करनी है। ठीक है, तो हम वन वाला केस ले रहे हैं, डेल्टा आई आर की वैल्यू वन कब होगी, जब आई और आर बराबर है। तो जब आई और आर बराबर है, यानी कि आई की जगह आर ही रखना पड़ेगा अपन को, तो आई और आर बराबर करो, आई की जगह आर रखो, डेल्टा आई आर की वैल्यू वन हो गई, ये आ गया अल्फा आर जे बी जे डैश। समझ आया। अब भैया वही चीज आप लोगों ने स्टार्टिंग में बी डैश की बेसिस नहीं मानी थी क्या, b1 डैश b2 डैश bn डैश बेसिस मानी थी ना b डैश की। अब बेसिस मानी थी मतलब लीनियरली इंडिपेंडेंट, लीनियरली इंडिपेंडेंट मतलब इनके साथ जो भी स्केलर मल्टीप्लाई होंगे वो सारे के सारे जीरो होंगे। स्टूडेंट्स ये चीज मुझे बोलने में बिल्कुल मजा नहीं आ रहा है, सच में बोर हो चुकी हूँ लीनियरली इंडिपेंडेंट वाला आपको बता बता के। ठीक है, तो भैया b1 b2 ये डैश वालों के साथ जो भी स्केलर मल्टीप्लाई होता है वो जीरो होता है, क्योंकि ये एक बेसिस है। लिख लीजिए साइड में, तो मतलब सारे के सारे स्केलर जीरो है। आर वेरी कर रहा है 1 to m और जे वेरी कर रहा है 1 to n, सारे के सारे स्केलर जीरो है। ये क्या कह दिया, सारे के सारे स्केलर जीरो है, इसका मतलब भैया टी आई जे कहाँ पर है, ये रहा, मतलब कि बी एच क्या हो गई, लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट हो गया।
क्लियर, समझ आया? स्टूडेंट्स मैं फिर बोलूंगी, लिखते चलो साथ ही साथ। बुक में तो देखो लिखा हुआ है, लेकिन जब खुद अपने हाथ से लिखोगे ना, दिमाग में वो चीज रहेगी एग्जाम टाइम में कि हमने पढ़ा था, समझा था। बुक में तो लिखा हुआ याद नहीं रहता है जितना खुद के हाथ से लिखा हुआ याद रहता है। इमेज बन जाती है माइंड में, क्योंकि इस तरह से पढ़ रहे थे वो सब चीजें। ठीक है, चलिए आपकी मर्जी हो, बट फिर मेरा कहना था बस आप लोग प्लीज लिखिए इन चीजों को, नोट करिए। आगे का लिखते हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट के बाद हम लोग प्रूफ करेंगे इसे स्पानिंग सेट, कि ये बी एच स्पान कर दे इसको होम वी टू वी डैश को, तब अपना काम हो जाएगा, बेसिस प्रूफ हो जाएंगे। चलो नोट करो, आगे का लिखते हैं। देन देखिए हमारा बचता है लास्ट की, ये प्रूफ करना बी एच स्पान करेगा होम वी टू वी डैश को, तो यही हम लोग अब शो करने वाले हैं। तो देखिए इसके लिए मैंने माना होम वी टू वी डैश में कोई एक वेक्टर है, कोई एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है टी। ठीक है, मतलब कि टी कहाँ होगा, वी से वी डैश में। ठीक है, यही चीज मैंने लिख दी ताकि आप लोगों को याद रहे इसका मतलब क्या है। तो फिर मुझे वो बताओ, आर बराबर 1 to m के लिए, यानी कि टी बी आर के लिए कोई वी डैश में नहीं मिलेगा क्या? अरे स्टूडेंट्स, वी में कितने एलिमेंट, आप लोगों ने वी की डायमेंशन क्या मानी है? वी की डायमेंशन m मानी है, यानी कि इसके बेसिस में कितने एलिमेंट है? m, b1 b2 bm। ठीक है, तो ये b1 b2 bm ये आ कहां से रहे हैं? बेसिस में एलिमेंट आ कहां से रहे हैं? v में से तो आ रहे हैं। तो इसीलिए तो मैंने यहाँ पर ऐसे कहा है कि जो v है, यदि मैं b1 b2 bm सारे लगाऊंगी तो कहाँ आएंगे? v डैश में तो आएंगे। फिर यही कहा है r बराबर 1 to m के लिए t b r, r का वैल्यू 1 to m तक जाएगा, कहाँ बिलोंग करेगा? v डैश में। ठीक है, अब आप लोगों ने मुझे बताओ v डैश की भी डायमेंशन मान रखी है कितनी? n। उसके लिए बेसिस मानी थी b डैश, कैसे? b1 डैश b2 डैश bn डैश, ये बेसिस थी v डैश की। v डैश में कोई एलिमेंट माना है, मतलब इस एलिमेंट को इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, यही मतलब होता है बेसिस से। जैसे हम bh के लिए प्रूफ कर रहे हैं, ऐसे भैया बेसिस जब ये है तो इसके लिए भी तो ये बात होगी स्पानिंग वाली। तो बस tbr को इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया मैंने। नाउ एनी वेक्टर ऑफ v डैश इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स ऑफ b डैश, वही चीज जो मैंने अभी समझाई। इसका मतलब देयरफॉर tbr को आप लोग कैसे लिख सकते हैं? लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखो इनके, अल्फा r1 b1 डैश, अल्फा r2 b2 डैश, ऐसे अल्फा rn bn डैश। ठीक है, यहाँ स्केलर मैंने अपनी मर्जी से लिए, कैसे भी लो जैसा मन करे। समीशन की फॉर्म में लिखना चाहा तो समीशन देखो 1 to n तक जा रही है रामायण, तो j बराबर 1 to n अल्फा आर जे बी जे डैश। ठीक है, फॉर सम अल्फा आर जे कोई स्केलर है फील्ड एफ में। अब आगे देखो, मैंने इसकी वैल्यू निकालना चाहिए, समीशन i बराबर 1 to m समीशन j बराबर 1 to n अल्फा आई जे टी आई जे की। ठीक है, बी आर अप्लाई करा है तो समीशन एज इट इज रहेगा, स्केलर एज इट इज रहेंगे, ये टी आई जे अप्लाई होता है वेक्टर पे बी आर पे। ठीक है, टी आई जे बी आर की वैल्यू अभी हमने प्रीवियस पढ़ा था, क्या मानी थी? डेल्टा आर, डेल्टा आई आर बी जे डैश। ठीक है, वही वैल्यू उठा के पुट करिए और कुछ भी नहीं करिए। आप लोगों को अब तो याद भी होगी, ये बराबर होते हैं तो 1, ये बराबर नहीं है तो 0, मतलब डेल्टा आई आर। ठीक है, अब वही चीज जब i बराबर r है तो इसकी वैल्यू डेल्टा आई आर की वैल्यू 1 हो जाएगी, अन्यथा यदि ये नॉट इक्वल टू है तो 0। 0 वाला केस तो हमने लेना नहीं है, पूरा ही 0 हो जाएगा। 1 वाला ले लो, यानी कि जब i बराबर r है, i की जगह r रख दिया और इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। i की जगह r आ गया और इसका वैल्यू 1 हो गया, बीजे डैश एज इट इज। अल्फा i की जगह r लिखने के बाद अल्फा r j, आई वाला हटा दो, समीशन खत्म, आई तो फिर जे वाला ही रह जाएगा। अब ये जरा देखना, यही चीज नहीं है क्या? बस समीशन खोलो ना, यही चीज नहीं आ जाएगी क्या? इसकी जगह मैंने लिख दिया टी बी आर, बी आर बी आर यहाँ पे है तो इसका मतलब टी ये इसी के इक्वल नहीं हो गया, सो दैट टी इज इक्वल टू दिस वन। अब ध्यान से देखो, टी तुमने कोई एलिमेंट लिया था होम वी टू वी डैश का, तुमने इसके होम वी टू वी डैश के एलिमेंट को लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में लिख दिया बी एच डैश के एलिमेंट के, सॉरी लीनियर कॉम्बिनेशन में। सॉरी स्टूडेंट्स, पढ़ाते पढ़ाते बहुत वो हो गया, लीनियर कॉम्बिनेशन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन सब मिक्सअप होने लग गया। देखिए
आपने यहाँ पर बी एच डैश के एलिमेंट है ना टी आई जे वाले, इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया टी यानी कि बी होम वी टू वी डैश के एलिमेंट को। इसका मतलब बी एच जो आप लोगों ने माना था क्या हो गई, बी एच डैश नहीं सॉरी बी एच ही तो माना था हमने, सॉरी स्टूडेंट्स बी एच आप लोगों का क्या हो गया, स्पैनिंग सेट हो गया ना होम वी टू वी डैश का। तो बस यही लिखा है मैंने, हेंस ईच टी बिलोंग्स टू होम वी टू वी डैश इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ टी आई जे। टी आई जे कहाँ थे अपने बी एच में जो आपने माना था, ठीक है। आई बराबर 1 to m तक जा रहा है, जे 1 to n। जब भैया लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया इसका मतलब स्पैनिंग से होता है, हेंस बी एच स्पान होम वी टू वी डैश। स्पैनिंग हो गया, लीनियरली इंडिपेंडेंट पहले प्रूफ कर दिया था, मतलब बी एच भैया बेसिस हो गई। अब बेसिस हो गई तो इसकी डायमेंशन क्या नहीं बता सकते, इसकी डायमेंशन होगी बेसिस में जितने भी एलिमेंट है, टोटल बेसिस में कितने एलिमेंट है एम एन, तो डायमेंशन ऑफ दिस क्या हो जाएगी एम एन। अब एम मतलब डायमेंशन ऑफ v, n मतलब डायमेंशन ऑफ v डैश, यही तो हमें प्रूफ करना था। और एक चीज ऊपर और लिखी थी कि इसकी डायमेंशन फाइनाइट होगी। ऑफ कोर्स फाइनाइट ही तो नंबर आ रहे हैं m और n, दो फाइनाइट नंबर ही तो आ रहे हैं भैया, mn मल्टीप्लाई तो हो रहा है। समझ आया स्टूडेंट, इस पे बेस दो चीजें और है, इसे नोट करो, मैं आप लोगों को बता रही हूँ एग्जाम में हो सकता है इसके बाद आप लोगों से एक चीज और प्रूफ करवा ले, वही मैं आप लोगों को अभी बता रही हूँ। यहाँ तक करने के बाद नोट कर लीजिए, एक बार फिर बताती हूँ। चलिए उम्मीद है आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, मैं ज्यादा रफ नहीं कर रही हूँ, हल्का फुल्का ही करना पड़ेगा, स्पेस नहीं है, ठीक है। चलिए यदि यहाँ पर होम डायमेंशन ऑफ होम वी टू वी ही पूछ ले तो ऑफ कोर्स एन स्क्वायर होगा, ठीक है। यहाँ आप लोग एम ले लो, चलो अगर इसके अकॉर्डिंग चले तो एम स्क्वायर। समझ आ गया क्यों, क्योंकि डायमेंशन ऑफ होम वी टू वी डैश होती क्या है, क्या होती है डायमेंशन ऑफ फर्स्ट और डायमेंशन ऑफ सेकंड। तो ये क्या होगी डायमेंशन ऑफ v मल्टीप्लाई डायमेंशन ऑफ v, और v की डायमेंशन हम लोगों ने यहाँ क्या मान रखी m, तो m मल्टीप्लाई m कितनी हो गई m स्क्वायर। यानी कि यदि आपको दे दे डायमेंशन ऑफ v m है तो डायमेंशन ऑफ होम v टू v प्रूफ करो, कर दोगे m स्क्वायर। क्लियर हुआ। एक चीज और, एक बार इसे नोट कर लो फिर मैं रफ ही करूंगी स्टूडेंट्स, ठीक है कर लिया उम्मीद है। यदि डायमेंशन ऑफ v टू f पूछ ले तो डायमेंशन ऑफ v इंटू एफ क्या होगा, चलो भैया इसी से करेंगे, इसी से करेंगे। क्या होता है डायमेंशन ऑफ v मल्टीप्लाई डायमेंशन ऑफ f। f यहाँ पर आप लोगों ने क्या लिया है एज ए वेक्टर स्पेस लिया है, ये v क्या है वेक्टर स्पेस vf, इसी से तो मतलब होता है। ऐसे ही जो ये f है यहाँ आप इस f को फील्ड कह रहे हो, ऐसे ही इस फील्ड को यदि मैंने एज ए वेक्टर स्पेस ले लिया, यानी कि ये f खुद के ऊपर ही डिफाइन है, ये f वेक्टर स्पेस है जो कि खुद के ऊपर ही फील्ड f पे ही डिफाइन है। तो मतलब इस f की डायमेंशन कितनी रहेगी, जब खुद के ऊपर ही डिफाइन होता है ना तो इसकी डायमेंशन हो जाती है 1, यानी कि डायमेंशन ऑफ f कितनी आ जाएगी 1। v की डायमेंशन m है, इसकी 1 है, तो ये आ गई m, यानी कि डायमेंशन ऑफ होम v टू f कितनी हो जाती है m ही हो जाती है, यानी कि डायमेंशन ऑफ v के ही इक्वल हो जाती है। और जब डायमेंशन ऑफ दिस एंड दिस इक्वल है, इसका मतलब जो ये v है जब इक्वल है इसका मतलब ये जो v है आइसोमॉर्फिक होगा इसके होम v2f के। ये आपसे दो तीन चीजें पूछ ली जा सकती हैं लास्ट में, आप लोग प्लीज इन्हें करके जाइएगा। मैंने आप लोगों को यहाँ पे 3 थ्योरम बता दी है, तो ये यदि पूछ ले आपसे यहाँ तक नहीं करवा के यहाँ तक करवा लेगी, प्रूफ करो v आइसोमॉर्फिक होगा होम v2f के। समझ आया कैसे हम लोगों ने डायमेंशन निकाली सेम, यदि डायमेंशन दोनों की सेम आ रही है v की भी और इसकी भी, तो इसका मतलब ये दोनों आइसोमॉर्फिक होंगे, सीधा सा। समझ आया, यहाँ पर ये फील्ड हम लोगों ने एज अ वेक्टर स्पेस लिया है, खुद के ऊपर ही डिफाइन है, तो इसका मतलब डायमेंशन 1 होगी।
तो स्टूडेंट्स आज का लेक्चर मैंने बहुत मेहनत से समझाया है वाकई में, ठीक है। पसंद आया हो तो प्लीज लाइक जरूर करना भूलना मत। और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, ऐसी ही कुछ थ्योरम करेंगे जो कि एग्जाम में आई हुई है। होम पे बेस ये थ्योरम आ सकती थी, इसके बाद ये 3 थ्योरम और मैंने आप लोगों को यही बता दी, इस पे बेस ही थी, कोई सी भी आ सकती है एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम दूसरा टॉपिक उठाएंगे, होम वाला हो जाता है अपने यहाँ खत्म, फिर उस पे बेस थ्योरम पढ़ेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए इनकी प्रैक्टिस कर लीजिए, इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं ये।